हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी के लिए खुशखबरी है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर लेक्चरर की वैकेंसी निकाल दी गई हैं और इसमें जो है इसका नोटिफिकेशन 16 अक्टूबर को आ चुका था और आज 18 अक्टूबर को इसका विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो इसके जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 7 नवंबर रखी गई है दोस्तों, और साथ ही साथ परीक्षा शुल्क जमा करने की डेट भी 7 नवंबर ही निर्धारित की गई है। इसके अलावा जो आवेदन पत्र में संशोधन और परिवर्तन की तिथि रखी गई है वो 19 से 28 नवंबर के बीच कर सकते हैं। तो दोस्तों, चूँकि हमको पता ही था कि विज्ञापन प्रकाशित होना है और इसके अंतर्गत जो है 613 पद आने हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्लैरिफिकेशन करना थोड़ा कठिन था कि किस सब्जेक्ट में कितने पद आएंगे और क्या इसकी प्रोसेसिंग रहेगी। थोड़ा उसको डिटेल हम स्टडी करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि सिलेबस में क्या है और क्या चीज़ चेंजेस कुछ हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, और साथ ही साथ चर्चा करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से हम इस सिलेबस को कंप्लीट कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कैसे यहाँ पर एक वैकेंसी अपने लिए, एक पद अपने लिए कैसे निर्धारित कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी और साथ ही साथ जो है फिर स्टेप बाय स्टेप आगे इसमें बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो जो मेन पॉइंट कहेंगे तो उनको देख लेते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की परीक्षा प्रतीक्षा ना करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन सुनिश्चित कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सजेस्ट किया गया है कि आप अंतिम तिथि का वेट ना करते हुए सीधे सीधे जो है फटाफट अपना फॉर्म अप्लाई कर लें टाइम टू टाइम। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या क्या कहा गया है दोस्तों। इसमें जो मेन बातें कही गई वो नॉर्मली वही चीज़ें हैं जो अन्य फॉर्म भरते वक्त हम करते हैं। ठीक है, बाकी इसने एक चीज़ कही है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गई प्रविष्टियों और संशोधन परिवर्तन किए जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जाएगा। इसलिए जो है अभ्यर्थी आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानीपूर्वक ही भरें। ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थी के नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, उपश्रेणी, लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जाएगा। विज्ञापन के बिंदु संख्या 12 संशोधन परिवर्तन प्रक्रिया में उल्लिखित प्राविधानानुसार आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन परिवर्तन किया जाएगा। तो अगर कहीं पर कोई मिस्टेक्स रहती है तो उसको आप परिवर्तन कर सकते हैं बाद में, तो ये चीज़ में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इन्होंने एक बात कही, आवेदन के प्रारंभ चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में जमा प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक परिवर्तन इन्होंने किया है, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि आवेदन करने के बाद फिर उसके प्रिंट आउट निकाल के उसको जो है आयोग के उसमें ऑफलाइन भी भेजना था, बट इस बार ऐसा नहीं है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भविष्य में आयोग के किए जाने वाले पत्राचार और आवश्यक कार्य हेतु साक्षी के रूप में उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो आपने प्रिंट आउट तो निकालना है, लेकिन दोस्तों इसमें जो है आपने उसको भेजना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान देना है कि आपने प्रिंट तो निकाल लेना है, लेकिन उसको नहीं भेजना है, अपने लिए सुरक्षित रख लेना है। यानी कि जब आपका चयन हो जाएगा तो उस समय आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है दोस्तों, और प्रश्नगत पदों हेतु निर्धारित ये परीक्षा योजना पाठ्यक्रम के अनुसार स्क्रीनिंग परीक्षा एवं लिखित परीक्षा से आयोजन किया जाएगा और आयोग द्वारा मांगे गए जाने पर स्क्रीनिंग परीक्षा में विषयवार लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रिंट आउट के साथ अनिवार्य शैक्षिक और अधिमानी अर्हताओं का पूरा डिटेल जो है वहाँ पर लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपका अभ्यर्थी निरस्त माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें आपका होना ज़रूरी है, मतलब आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लेना है और साथ ही साथ जो है इन चीज़ों का ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, तो हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इसमें चर्चा कर रहे हैं। विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी के दावे तथा प्रमाण पत्रों में भिन्नता और कमी पाई गई तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाएगा। विषयवार लिखित परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों से संबंधित अभिलेखों यथा शैक्षणिक आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन किया जाएगा। तो इसके लिए आप इन चीज़ों को अपना जो भी चीज़ें हैं उनको तैयार करके रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये बाकी और सारी चीज़ें वही हैं दोस्तों जो नॉर्मली हैं, इसको हम स्टडी कर चुके हैं। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है यहाँ पर, जो अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस का जो है अप्लाई करना चाह रहे हैं, ईडब्ल्यूएस
तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग अभ्यर्थियों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। यानी कि अगर आपने पिछले साल से ईडब्ल्यूएस बना रखा है तो आपका ईडब्ल्यूएस जो है 7 नवंबर तक वैलिड होना चाहिए, और अगर आप नया बनाए हुए हैं तो आपका 7 नवंबर से पहले का बना हुआ होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशंस इसके अंदर रखी गई हैं, तो वो ऑब्वियसली होना ही था। तो ये चीज़ आपको दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें जो मुख्य बातें इसमें हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर कुछ बातें यहाँ ये कही गई हैं कि अभ्यर्थी से एक से अधिक शाखा अथवा विषय हो तो आवेदन कर सकता है, जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है। पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा तथा महिला अभ्यर्थी दोनों शाखाओं, महिला और पुरुष शाखा दोनों में जो है आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में शाखा और संबंधित विषयों का उल्लेख किया जाना होगा, ठीक है। तो उसी में उल्लेख कर देना है। एक से अधिक विषयों हेतु आवेदन करने की दशा में प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क पृथक पृथक जमा करना है। तो दोस्तों अगर आप 2 या 2 से अधिक जो है सब्जेक्ट में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, शुल्क जो है आवेदन जो फ़ीस है वो फ़ीस जो है डबल भरनी पड़ेगी। अगर आप 2 सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, 3 में करते हैं, तो जितने सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उतने सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग फ़ीस इसमें सबमिट करनी है दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर रिक्तियों का विवरण, यहाँ पर 613 पद टोटल हैं और इसकी संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है, कह रही है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं पदों के हिसाब से विवरण देखते हैं दोस्तों। हिंदी में जो टोटल पद आए हैं दोस्तों, अगर देखा जाए तो फाइनली जिस तरीके से बेरोजगारी का स्तर है तो उस हिसाब से ये ऊँट के मुंह में जीरा है, ये पद जो है टोटल तो बहुत ज़्यादा वो तो है नहीं, चूँकि अभी बहुत सारे पद खाली थे ना, तो इस हिसाब से कम 1200-1500 वैकेंसी निकाली जा सकती थी गवर्नमेंट के द्वारा, बट गवर्नमेंट ने ये सब कुछ नहीं किया। 613 पदों पर ही ये पूरा समाप्त कर दिया। अब इसमें कुछ पद तो ऐसे हैं दोस्तों जिसमें बड़ी निराशा लगेगी। देख सकते हैं कुछ सब्जेक्ट वालों को तो बड़ी निराशा होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में 69 पद हैं टोटल, जिसमें अनुसूचित की 14 हैं, अनुसूचित जनजाति की 3, अन्य पिछड़ा वर्ग की 8 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की 6 हैं। तो और अनारक्षित के टोटल 38 पद हैं दोस्तों। तो टोटल मिला के 69 पद यहाँ पर जो है इसमें रखे गए हैं। अंग्रेजी की बात करें तो 41 पोस्ट आई हैं दोस्तों, और संस्कृत की 45, भौतिक शास्त्र की 57, 57, रसायन शास्त्र की 36, ठीक है, केमिस्ट्री में 36 पद हैं, गणित में 24 पद हैं, जीव विज्ञान में 50, नागरिक शास्त्र में 96, ठीक है। तो यहाँ पर नागरिक शास्त्र जो सब्जेक्ट है दोस्तों, सबसे ज़्यादा पद 96 इसी में आए हैं नागरिक शास्त्र में। और उसके अलावा आपका अर्थशास्त्र में 58, इतिहास में 25, भूगोल में 33, समाजशास्त्र में 10, कला में 2 और वाणिज्य में केवल 2, कृषि शास्त्र में भी 2। तो दोस्तों ये 3 सब्जेक्ट वाले तो जो अभ्यर्थी वेट कर रहे होंगे कि लेक्चर की पोस्ट आएंगी, ये होगा, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कितनी बुरी हालत है। केवल 2 पद यहाँ पर गवर्नमेंट ने दे रखे हैं, तो बड़े मतलब ये तो बहुत दयनीय स्थिति है सब्जेक्ट के हिसाब से। देखिए आप समाज शास्त्र में केवल 10 अभ्यर्थी की जॉब लगेगी, कितने लंबे समय से अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं जॉब का, लेकिन कुछ पदों में तो इन्होंने बिल्कुल ही पद दिए ही नहीं दोस्तों, ठीक है, कुल सब्जेक्ट में तो, ठीक है। तो बड़ा बुरा हाल कर रखा है, तो ऐसे में भी क्या ही अपेक्षाएं करनी बहुत ज़्यादा है ना दोस्तों। तो ये है पदों का विवरण दोस्तों, 550 पद टोटल हैं, जिसमें से अनारक्षित की 310 पद हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा बढ़ें आगे तो यहाँ पर सामान्य शाखा में 550 जो पद हैं, इसमें क्या क्या किस तरीके से आरक्षण रखा गया है, तो ये यहाँ पर विवरण पूरा दिया गया है दोस्तों। इसको आप डिटेल स्टडी कर लेंगे, इसको हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। कुशल खिलाड़ी 4%, ये तरीके से इन्होंने पूरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, जिसके लिए अधियाचन वापस हुआ था। आपको याद होगा कि अधियाचन वापस हुआ था, जिसमें इन्होंने एक जो है कोटे को इसमें नहीं जोड़ा था, ठीक है। तो स्वतंत्रता संग्राम सैनिक के आश्रित वाला आई थिंक यही था। तो इसमें कुछ पदों को इसमें जोड़ा था और उसके बाद जो है इन्होंने इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, ठीक है। तब जाके आवेदन स्टार्ट हो गए अब। और उसके बाद दिव्यांगजन हेतु अग्रणीत 95 पदों एवं नवीन अवधारित पद 22 पदों का विवरण ये दिया गया है दोस्तों। इसमें से जो टोटल पद आए हैं उनमें से किस तरीके से ये विकलांग के लिए किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये भी है। उसके अलावा महिला शाखा में कुल जो पद आए हैं दोस्तों वो टोटल हैं 63, जिनमें केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। जैसे हिंदी में केवल 2 पद हैं, अंग्रेजी में 13 पद हैं, भौतिक शास्त्र में 7 हैं, रसायन शास्त्र में 2 हैं, गणित में 5 हैं, जीव
विज्ञान में 2 हैं, नागरिक शास्त्र में 5 हैं, इतिहास में 2, अर्थशास्त्र में 11, भूगोल में 7 और गृह विज्ञान में 7 हैं दोस्तों। तो इस तरीके से इसमें 63 हैं और महिला शाखा में इसमें देखो संस्कृत सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, और जिन सब्जेक्ट में हैं भी तो कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि 2 पद हैं हिंदी में और 13 पद अंग्रेजी में हैं, थोड़ा ठीक है। ठीक है, अन्य विषयों में आप देख सकते हैं बहुत नीचे हालत है। अर्थशास्त्र में 11 पद हैं, तो ये इस तरीके का हाल है दोस्तों। ठीक है, तो मतलब एक हिसाब से, जिस हिसाब से उत्तराखंड में बेरोजगारों का स्तर है दोस्तों, उस हिसाब से ये इन्होंने कुछ पदों का एक खास वो नहीं दिया। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज भी किसी में तो थोड़ा ठीक ठाक दे रखे हैं, लेकिन किसी में बहुत ही न्यूनता कर दी। तो ये जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए निराशाजनक भी रहा होगा, क्योंकि वैकेंसी आज आने वाली है करके सब वेट कर रहे हैं, लेकिन हुआ लास्ट में वही जो है ऊँट के मुंह में जीरा। अब बात आती है प्रवक्ता संवर्ग में ये माध्यमिक शिक्षा विभाग में, और 613 पदों की विवरण है और वेतन क्रम जो है लेवल दोस्तों ये 8 का है, लेवल 8 की जॉब है। और वेतन क्रम इसमें दिया ही गया है आपका 47,600 से 1,51,000 तक, 1,51,000 तक की इसमें वेतन लेवल है। ठीक है, और अराजपत्रित ये पद है, अस्थाई अंशदायी पेंशन योजना इसमें होती है, और 21 से 42 वर्ष। ठीक है, तो वैसे परमानेंट जॉब होती है दोस्तों, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए लेक्चर की पोस्ट है, लेवल 8 की जॉब है, अच्छी खासी जॉब है। ठीक है, तो मेहनत करने पर ये बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या अर्हताएँ ज़रूरी हैं। देखो, सबसे पहले कॉमन अर्हताएँ इन्होंने दे दी कि प्रवक्ता समाजशास्त्र हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी। इन विषयों में क्या चाहिए दोस्तों, किसी राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित जो है स्नातकोत्तर उपाधि चाहिए, यानी कि एमए, एमएससी चाहिए, और साथ ही साथ या तो एलटी डिप्लोमा होना चाहिए या जो है बीएड चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो ये तो वो सब्जेक्ट हैं जिनमें कॉमन शैक्षिक अर्हताएँ होती हैं। तो फाइनली एमए और बीएड या एमएससी और बीएड इसमें चाहिए होता है दोस्तों। तो इसमें टीईटी का कोई टेंशन नहीं है, तो ये चीज़ आपने बिल्कुल निश्चिंत होकर इसको फॉर्म भरना है। उसके अलावा जो प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्टें निकली हैं दोस्तों, 98 पद निकले हैं, तो ये बहुत इन दोस्तों के लिए बहुत बढ़िया हो गया जिनका नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट रहा है। तो इनको क्या करना है दोस्तों, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि, तो पॉलिटिकल वालों के लिए है दोस्तों ये। और साथ ही साथ बीएड का डिप्लोमा होना, सॉरी एलटी डिप्लोमा या बीएड किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपका प्रवक्ता जीव विज्ञान की बात की है, तो उसमें भी इन्होंने यही चीज़ मांगी है कि जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या एडवांस जंतु विज्ञान से स्नातकोत्तर उपाधि चाहिए। उसके अलावा बात करें प्रवक्ता हिंदी की, तो हिंदी के लिए इन्हें क्या-क्या चाहिए दोस्तों, हिंदी के लिए कॉम्बिनेशन का भी रहता है रोल शायद। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें चाहिए आपके, साथ ही साथ जो है संस्कृत विषय के साथ स्नातक या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शेषा शास्त्री की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर शास्त्री की उपाधि किया होनी चाहिए या तो, और या किसी में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक होना चाहिए। इसके अलावा राजकीय सरकार में मान्यता प्राप्त बीएड तो होना ज़रूरी है। तो ये हिंदी वालों के लिए थोड़ा अलग बात बन जाती है, क्योंकि ग्रेजुएशन में संस्कृत होना ज़रूरी है। ठीक है, अदरवाइज़ इसको फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आपका और एमए जो है संस्कृत तो, सॉरी एमए में हिंदी होना ज़रूरी है हिंदी वालों के लिए। तो दोस्तों हिंदी वालों का थोड़ा बता देते हैं कि एमए में हिंदी होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके ग्रेजुएशन में जो होनी चाहिए दोस्तों, तो वो ग्रेजुएशन में आपके पास क्या होना चाहिए, संस्कृत विषय भी वहाँ पे हिंदी के साथ होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ क्या चाहिए, बीएड। बीएड तो सभी को चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये 3 चीज़ों का इसमें कॉम्बिनेशन बनाया गया है। इसके अलावा आपका प्रवक्ता संस्कृत के लिए इन्होंने कहा है कि संस्कृत में आचार्य का पद किया हुआ होना चाहिए, साथ ही बीएड होना चाहिए दोस्तों। प्रवक्ता कला में भी इसी प्रकार की इन्होंने पेंटिंग कला में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, तो यहाँ पर बीएड की ज़रूरत नहीं है प्रवक्ता कला में। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान देना है, ये बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रवक्ता कलाओं के लिए बड़ा डिसअपॉइंटेड करने वाला है, 2 ही पद हैं दोस्तों। अब 2 लोग जो है बहुत ही भाग्यशाली लोग होंगे जो 2 सीट अपना श्योर करेंगे। ठीक है, इसी के साथ कृषि शास्त्र, गृह विज्ञान और वाणिज्य प्रवक्ता के लिए भी ये इन्होंने इस प्रकार से डिटेल दिया है दोस्तों, आप स्टडी कर लेंगे।
आयु की गणना की बात करें तो यहाँ पर 1 जुलाई 2024, ठीक है, आयु गणना की तिथि है और 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की आयु 21 से 42 वर्ष की से अधिक नहीं होना चाहिए, 21 से कम भी नहीं होना चाहिए, 42 से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए जुलाई के अकॉर्डिंग। आयु सीमा छूट जो है आरक्षित वर्गों को रहेगी, वो बात आप जानते ही हैं, 5 वर्ष की छूट रहती है हर बार की तरह, इसमें भी सब कुछ कहा गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं कि किस प्रकार से क्या होना है। तो नेशनलिटी की बात है तो नेशनलिटी आपको पता ही है, इंडियन होना चाहिए और ये सब कुछ। वैवाहिक स्थिति में शारीरिक स्वस्थता की बात कही गई है तो केवल शारीरिक स्वस्थता होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु जो प्रक्रिया की गई है दोस्तों इसमें, तो अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट इतने पर जा सकते हैं, psc.uk.gov.in पर जाकर इसको अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी अप्लाई करने का आपको सीधे अगर आप इसके साइट पे जाते हैं तो आपको ऐसे ही आइडिया आ जाएगा दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है फॉर्म भरने में, ठीक है। सारी डिटेल हम इसमें बात कर रहे हैं, कहाँ पे क्या दिक्कत आ सकती है वो चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक। आप यूकेपीएससी की साइट पे जाके इसको बहुत आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बात करते हैं इसमें जो शुल्क की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर शुल्क में भी इन्होंने जो है अनारक्षित के लिए रखा है 172 रुपये, ठीक है, 172.30, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 172, और उत्तराखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति केवल दोनों के लिए 82 रुपये की रखी गई है फीस। दो अनुसूचित जाति एससी और एसटी के लिए यहाँ पर फीस में छूट रखी गई है। बाकी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जरूर कहा गया है दोस्तों, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोरी का यहाँ पर कोई लाभ नहीं मिला है। 172 रुपये फीस यहाँ पर भी रखी गई है दोस्तों, ठीक है, तो आप इसको भी समझ सकते हैं। और साथ ही साथ शारीरिक दिव्यांग की बात करें तो उनके लिए 22 रुपये फीस रखी गई है। और जो है इसमें वैसे फ़ीस तो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग शुल्क 22 रुपये देना है। और उसके अलावा उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों के लिए, दिव्यांग और अनाथ के लिए कोई शुल्क नहीं है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा काम किया गया है दोस्तों, इनके लिए शुल्क होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई शारीरिक रूप से दिव्यांग है व्यक्ति तो प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं है ही। और साथ ही साथ जो अनाथ बच्चे हैं दोस्तों, तो ऑलरेडी प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि हालांकि जिस उम्र में फॉर्म भरते हैं तो थोड़ा बहुत अपने को कर ही लेते हैं, बट फिर भी जो है इन चीज़ों में छूट ज़रूर होनी चाहिए दोस्तों। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आर्थिक वर्ग रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी ये चीज़ होनी चाहिए थी, और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है इसमें भी हो सकता था, बट चलिए जो भी है इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में महत्वपूर्ण निर्देश क्या क्या दिए गए हैं, तो ये आप इसको स्टडी कर सकते हैं कि परीक्षा में आपने गोले कैसे बनाने हैं, वो करने हैं, तो इसको आप डिटेल पढ़ लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा दोस्तों। बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ वो नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है कि क्या किया जाए कैसे किया जाए। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कहे गए हैं। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन प्रपत्र में दी गई वरीयता से वरीयता अनुसार एक ही पद के सापेक्ष चयन किया जाएगा। जब अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा तो कुछ लोगों का सिलेक्शन दो दो तीन तीन सब्जेक्ट में, दो दो सब्जेक्ट में भी हो जाता है दोस्तों। ऐसा हुआ भी है पहले कितनी बार, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार में सफल और विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर प्रश्नगत पद पर चयनित तो अभ्यर्थी द्वारा दी गई विषयवार ऑनलाइन अभिलेख के क्रम में अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया जाएगा और जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन प्रपत्र में दी गई वरीयता में वरीयता अनुसार एक ही पद के सापेक्ष चयन किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी को एक पद के चयन होने के पश्चात अन्य पदों हेतु उसके अभ्यर्थी के चयन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल सिलेक्शन की बात कही गई है दोस्तों, अभी इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा कमांड अच्छी है, जिसके आप टीचर बनना चाहते हैं, उसको पहले वरीयता दे देंगे। और जिसमें आपको लगता है कि चलो मैंने इस सब्जेक्ट से एमए किया है और उसमें फॉर्म अप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि स्क्रीनिंग में कभी कभी जिस सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसमें आप बहुत अच्छे महारथी हैं, उस सब्जेक्ट में क्या होता है स्क्रीनिंग में मेरिट बहुत हाई चले जाते हैं और स्क्रीनिंग में निकलना मुश्किल हो जाता है, इससे दूसरे सब्जेक्ट से फिर ट्राई करना पड़ता है। तो इसलिए आप सब्जेक्ट सभी भर लें जिससे आपने एमए किया हुआ हो, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए ना पाया जाए वगैरह, तो उससे रिलेट है।
तो ये था दोस्तों पूरा डिटेल आपको हमने स्टडी कर दिया है कि किस तरीके से फॉर्म में क्या होना है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम के शेड्यूल की। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीनिंग परीक्षा जो है 150 अंकों की होनी है, अधिकतम अंक 150 ही आने हैं, लेकिन समय है 2 घंटे का। तो 2 घंटे में हमको करना है दोस्तों, इसमें 2 घंटे में कितने क्वेश्चन करने हैं, 150 प्रश्न इसमें सॉल्व करने हैं दोस्तों, ठीक है। और ये जो है स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की केवल अर्हकारी प्रकृति को होगी, यानी कि ये केवल क्वालिफाइंग होगा और मेरिट में आना इसमें भी ज़रूरी है। स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही विषयवार लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। तो इसमें जो है जो अभ्यर्थी इस मेरिट लिस्ट में आएँगे इसकी वही वही लोग जो है मेन का एग्ज़ाम दे पाएँगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो है मेन परीक्षा की भी दे दी इन्होंने डिटेल। तो मेन परीक्षा में 200 अंकों का पेपर होना है और 200 अंक अधिकतम होंगे, क्वेश्चन भी 200 ही होंगे और 3 घंटे का समय इसमें मिलेगा, ठीक है। और ये सब्जेक्ट वाइज दे रखे हैं कि क्रमांक क्या हैं, किस तरीके से क्या है, इसको आप देख सकते हो। और साथ ही साथ एक पॉइंट कहा गया है दोस्तों, गृह विज्ञान विषय के लिए इसका जो है लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का पाठ्यक्रम पृथक से विज्ञापित किया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अब जो है सिलेबस की। तो इसके सिलेबस की चर्चा हम दोस्तों कर चुके हैं पहले ही। वही सिलेबस सेम टू सेम बिल्कुल रखा गया है, कोई चेंज नहीं आया है। तो यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि जो है वो 40 अंक की है। तो हमने इसमें शुरुआत में अपनी क्लास के अंतर्गत जब हमने इस चैनल को ओपन किया था तो उसी टाइम पर हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से हमें सिलेबस में स्कोर करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 40 अंक का भारतीय शिक्षा व्यवस्था, शिक्षण दक्षता संप्रेषण, मूल्य आधारित शिक्षा, कक्षा अनुशासन, विद्यालय में अनुपस्थिति, विद्यालय छोड़ने का कारण, समाधान, कंप्यूटर, शैक्षिक तकनीकी और शिक्षण व्यवसाय, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विकास और शैक्षणिक मूल्यांकन। तो इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन इसमें आएंगे दोस्तों। और 40 में से कम अंक जो है दोस्तों यहाँ पर मतलब 25 से 30 अंक तो यहाँ एनी हाउ लाने ही पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये लाने ज़रूरी होंगे दोस्तों, ठीक है। और बात करते हैं अगला खंड 2 में जो है इसमें सामान्य अध्ययन के 35 क्वेश्चन आने हैं, 35 अंक के। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, भारत का इतिहास, भारत में विश्व और भारत एवं विश्व प्राकृतिक संसाधन, भारत की संविधान की विशेषताओं से रिलेट है ना, मौलिक अधिकार, सूचना अधिकार वगैरह, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर, सामान्य विज्ञान और पर्यावरणीय विकास, राष्ट्रीय आय, इससे संबंधित 35 प्रश्न आने हैं। 35 नंबर का ही होना है दोस्तों। तो इसमें एटलीस्ट हमको जो है दोस्तों जो है 35 में से, क्योंकि जनरल नॉलेज और इससे संबंधित ये चीज़ें हैं, तो 20 से 25 अंक इसमें अर्न एनी हाउ करने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले में, जब हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य से संबंधित। तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित दोस्तों हमारी क्लासेस चल भी रही हैं कंटिन्यू। सामान्य भूगोल, इतिहास, इसमें हमने कुणिंद वंश और कत्यूरी वंश की हमने चर्चा कर दी थी। और कत्यूरी वंश की कंप्लीट चर्चा के बाद चंद वंश और पवार वंश की क्लास हमारी आज आ जाएगी दोस्तों इसमें, ठीक है। उसके अलावा जो है फिर गोरखा ब्रिटिश स्वाधीनता आंदोलन। दोस्तों इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं पढ़ना है और बहुत ज़्यादा ना वो भी नहीं रहना है, ठीक है दोस्तों। इस पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, क्योंकि अंक 30 अंक का ही है, तो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाना है, लेकिन हर चीज़ को कवर भी ज़रूर करना है दोस्तों, ठीक है। प्राकृतिक और आर्थिक संसाधन, राजनीतिक प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा और संस्कृति, उत्तराखंड की प्रमुख आंदोलन जो कूली बिगाड़, डोला पाल की वन आंदोलन, इनसे क्वेश्चन पक्का छपता है दोस्तों। आर्थिक विकास के अंतर्गत पर्यटन और इससे संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। और विकास पर योजनाएं क्या क्या चलती हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए संबंधित क्या क्या योजनाएं, समसामयिक ये घटनाएं हैं, खेल कूद और मनोरंजन है। तो ये चीज़ें हमको करनी हैं। तो उत्तराखंड वाले सेक्शन में अगर हम बात करें दोस्तों, 30 में से एटलीस्ट जो है 25 अंक के आसपास यहाँ पर गेन करने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं अगला अगला है 25 नंबर का। 25 नंबर की रीजनिंग है दोस्तों, सामान्य बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, जिसमें मैथ से संबंधित है, लाभ हानि कार्य, ठीक है, जो है वर्क एंड टाइम, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और तुलनात्मक तुल्यता वगैरह इनसे हैं, कूटानुवाद हैं, रेलगाड़ी, नाव, धाराओं, कैलेंडर, घड़ियाँ, तार्किक वेन आरेख, आंकड़ों का चित्रण, ये इन सब से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन 25 नंबर का होना है दोस्तों। तो इसमें आप 25 में से कम 15 से 20 के बीच आप इसमें स्कोर करेंगे। और नेक्स्ट आता है दोस्तों हिंदी। तो हिंदी में दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कॉमन चीज़ें दी गई हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, वाक्य, समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद,
मुहावरे लोग होते हैं। तो थोड़ा हिंदी को इन्होंने थोड़ा फ्लेक्सिबल दिया है मैटर, ठीक है दोस्तों। तो हिंदी में दोस्तों अगर 20 में से हम बात करें तो 15 से अबव तो होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से पहले वाले 40 वाले सेक्शन में एनी हाउ मतलब 25 से 30 इसमें करना होगा। अगर 30 ले आते हैं तो बहुत बढ़िया है। दूसरे वाले सेक्शन में जो आपका वो 35 नंबर का है, तो 35 में से क्योंकि जनरल नॉलेज है उससे संबंधित है दोस्तों, 20 से ऊपर आ भी जाएँ तो बढ़िया ही है ना? ये हो जाएँगे। और उसके बाद आपका तीसरा सेक्शन जो है वो 30 नंबर का है, ठीक है। 30 नंबर में से सॉरी 35 नंबर का आई थिंक वो, तो उसमें भी हिंद सॉरी उत्तराखंड जो है 30 नंबर का है। तो 30 में से आपको 25 तो उसमें लाने ही पड़ेंगे दोस्तों उस उत्तराखंड वाले सेक्शन में, जिसके लिए आपको परीक्षा वाणी की बुक कंप्लीट जो है यहाँ पर प्रिपेयर करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपका मैथ्स और रीजनिंग का जो 25 नंबर का है, 25 नंबर में से एनी हाउ 15 लाएंगे। और यहाँ हिंदी में जो है आपका 20 में से 15 एनी हाउ आपको कवर करने हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो दोस्तों क्या बनेगा, देखिए 5 10 15 और उसके बाद 2 2 4 2 6 6 3 और 1 10। तो 105 अंक आपके कम से कम होनी चाहिए दोस्तों। क्या होनी चाहिए? ये हैं कम से कम, मतलब दोस्तों न्यूनतम आपको 105 अंक तो लाने ही होंगे अगर आपको मेरिट में आना है, कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आना है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इससे कम नंबर लाके दोस्तों स्क्रीनिंग परीक्षा में क्वालिफाई कर पाना मुश्किल था, क्योंकि पिछली बार ऐसे ही हुआ था। बहुत सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही हुआ था दोस्तों, जैसे मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इन सब्जेक्टों में आपकी मेरिट बहुत हाई गई थी, ठीक है। स्क्रीनिंग में ही मेरिट बहुत हाई चली गई थी, जिससे जिससे जो बच्चे अपने सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज रखते थे, लेकिन वो जो है स्क्रीनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए। और जिन लोगों ने कॉमनली स्क्रीनिंग की अच्छी तैयारी करी बट सब्जेक्ट में उतनी अच्छी कमांड नहीं थी, वो लोग जो है अच्छे स्कोर कर गए, ठीक है दोस्तों। जिससे स्क्रीनिंग में रहे वाले जो लोग थे, जो अच्छे अपने सब्जेक्ट में भी नॉलेज रखते थे, तो वो जो है मेन के एग्ज़ाम में ही नहीं बैठ पाए। तो काफ़ी इसमें चेंज उलट-फेर देखने को मिला दोस्तों, तो ये चीज़ें थी। और यही चीज़ दोस्तों इन्होंने इंग्लिश में भी दे रखा है, तो आप इसको इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में स्टडी करेंगे। और द्वितीय चरण में जो 200 अंकों का मेन एग्ज़ाम होना है, उसमें आपके 3 घंटे का ये होना है और प्रश्नों की संख्या 200 है, ठीक है। तो इस पर हम डिटेल स्टडी करेंगे। अब बात है कि सब्जेक्ट इन्होंने जो मेन एग्ज़ाम है उसके लिए भी सब्जेक्ट का सिलेबस दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो हिंदी का सिलेबस दिया गया है, इतना है 2 पेज का लगभग। और इंग्लिश का भी दिया गया है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, इसके लिए भी 1.5-2 पेज का है। और संस्कृत में भी आप देख सकते हैं, सारे डिटेल दिया है। इसके आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों, जिसको जिस सब्जेक्ट का चाहिए रोक पॉज़ कर लीजिए वीडियो को और आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। भौतिक शास्त्र में भी दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा आपका ये देखिए भौतिक शास्त्र का सिलेबस देख सकते हैं, कितना बड़ा सिलेबस है दोस्तों। यही है भौतिक शास्त्र और 5-6 पेज का है। उसके बाद केमिस्ट्री का देखें तो यहाँ पर देखिए रसायन शास्त्र, ये है रसायन शास्त्र का सिलेबस दोस्तों। उसके बाद आते हैं गणित का सिलेबस, ये आपका गणित का सिलेबस है, ठीक है दोस्तों, 4 पेज का। उसके बाद जीव विज्ञान का सिलेबस देखें तो ये दिया गया है। तो इस तरीके से जीव विज्ञान का सिलेबस है, काफ़ी डिटेल है दोस्तों, देखिए बहुत ब्रॉड सिलेबस है। फिर नागरिक शास्त्र यानी कि जिसको पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर कहा गया है, राजनीति शास्त्र से, तो ये आपका इतना डिटेल ये भी है। अर्थशास्त्र की बात करें तो ये दिया गया है दोस्तों, अर्थशास्त्र का सिलेबस, इसको भी स्टडी कर सकते हैं। इतिहास का भी दिया गया है। तो सारे सब्जेक्ट के सिलेबस दिए गए हैं दोस्तों, आप इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जहाँ पर जिसको ज़रूरत है तो वहाँ पर उसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। भूगोल का भी दिया है, ठीक है। तो ये समाजशास्त्र का भी दिया गया है दोस्तों, इस तरीके से सिलेबस दिया गया है सारा। और कला का भी दिया गया है, चूँकि 2 ही पोस्ट हैं, लेकिन सिलेबस देखिए कितना दिया गया है दोस्तों। कला का सिलेबस दोस्तों केवल इतना ही होता है, देखिए आप देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर गहराई बहुत ज़्यादा है। प्रागैतिहासिक कालपु कला है, मिस्र मेसोपोटामिया की कला है, कीट और इंस्ट्रक्शन कला है। तो ये पेज छोटा दिख रहा है दोस्तों, लेकिन कला में भी सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा वाणिज्य की बात करें तो वाणिज्य का सिलेबस आप देख सकते हैं, ये है वाणिज्य का और ये है कृषि का, ठीक है दोस्तों। और फिजिक्स का यही चीज़ें आपके इंग्लिश मीडियम में दी गई हैं। और बात करते हैं हम थोड़ा सा उस पर कि जो है किस तरीके से आपको कौन सा रिजर्वेशन सर्टिफिकेट किस मॉड्यूल के अंदर होना चाहिए, किस उसमें होना चाहिए, ये शर्तें हमने देखनी थी। तो दोस्तों आपके SC ST वाले के जो होगा वो इस तरीके से इसके अंदर प्रारूप में होना चाहिए। इसके अलावा राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए इस तरीके के ये प्रारूप में होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाला ये दिया गया है।
उसके अलावा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का 8 लाख रुपए से कम तथा इसे परिवार के निम्न में कोई संपत्ति धारित नहीं है, इसका प्रमाण पत्र इस प्रकार से बनना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और अस्पताल से ये जो है वो देना है कि जो विकलांग हैं उनके लिए ये हो सकता है दोस्तों, या चिकित्सा बोर्ड द्वारा देना है। ठीक है, निःशक्तता प्रमाण पत्र देना है, तो ये आप पढ़ लें इसको अच्छे से। अब बात आती है दोस्तों किसमें कितने अंक लाने हैं। तो यहाँ पर किसमें कितना अंक लाने हैं दोस्तों। अनारक्षित एवं जो है आरक्षण की श्रेणी जो है, इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम तैयार किए जाने हेतु निर्धारित न्यूनतम अंक। तो इसमें जो है न्यूनतम अंक कितने लाने जरूरी हैं दोस्तों, प्रतिशत। तो 35 अंक जो है अनरिजर्व के लिए 35 अंक लाने जरूरी हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 30 अंक लाने जरूरी हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी 30 अंक लाने जरूरी हैं। 30% अंक लाने जरूरी हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये होगा। और साथ ही साथ अनुसूचित जाति के लिए अगर बात करें तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 25, उत्तराखंड के जो हैं DFF 25, भूतपूर्व सैनिक 25 और दिव्यांगजन को 20 नंबर लाने जरूरी हैं। तो यहाँ पर जो स्क्रीनिंग परीक्षा में जो कट ऑफ के अंतर्गत आने के लिए, यानी मेरिट लिस्ट में आने के लिए अनरिजर्व को 35% अंक लाने जरूरी हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें जो है 53 से 55 अंक लाने ज़रूरी हैं आपको। ठीक है, 55 से 60 के बीच लाने ज़रूरी हैं दोस्तों, उसमें जो है आपकी स्क्रीनिंग में 150 में से। ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग और इनसे संबंधित 30 अंक लाने ज़रूरी नहीं है, तो इनको 45 लाने होंगे टोटल 150 में से। ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को भी 45 में क्वालिफाई कर लाएगा। बट बात यह है कि स्क्रीनिंग परीक्षा में केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी, और अभ्यर्थियों द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा में प्राप्त अंकों का विषयवार लिखित परीक्षा के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये यहाँ पर कहा गया है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कि मेन परीक्षा में, ठीक है दोस्तों, क्या करना है। देखिए, प्रवक्ता संवर्ग सामान्य शाखा की विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार में अर्हकारी अंक अनारक्षित श्रेणी के लिए 45 अंक लाने जरूरी हैं क्वालिफाई के लिए, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 40, अनुसूचित जाति के लिए 35, उत्तराखंड के DFF के लिए 35, भूतपूर्व सैनिक के लिए 35, उत्तराखंड दिव्यांगजन के लिए लाना 30% अंक लाना जरूरी है। तो अगर अनरिजर्व की बात करें तो दोस्तों क्वालिफाई करने के लिए 45% लाना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसमें। उसके अलावा आप जो परीक्षा केंद्र यहाँ पर कर सकते हैं, अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, गोपेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की। ये इसमें जो है जगह दी गई है जहाँ आप परीक्षा केंद्र निर्धारित कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं दी गई हैं। तो ये था दोस्तों पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन जिसमें हमने चर्चा कर ली है दोस्तों। तो ये था दोस्तों चेक लिस्ट। अगर बात करें तो दोस्तों अंत में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उस समय चेक लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपका परिशिष्ट 7 में दिया गया है, क्या हाई स्कूल की उपाधि वगैरह वगैरह, क्या क्या चीज़ ला रहे हो, क्या क्या नहीं ला रहे हो, तो ये उस समय के लिए ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जो है उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग की के लिए जो वैकेंसी उत्तराखंड प्रवक्ता की जो टोटल वैकेंसी निकली हैं उनका कंप्लीट नोटिफिकेशन हमने इसमें चर्चा कर दी है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके सभी दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए और कहाँ क्या करना है इसको। और इसके अलावा भी अगर कोई डाउट बनता है दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार हमारे इस चैनल के माध्यम से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे सीधे क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। और हम केवल लिमिटेड चीज़ों को स्टडी करने के लिए उसी मटेरियल को ला रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। और ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्तृत पढ़ने से किसी भी चीज़ का न फिर उसके जो है उलझनें पैदा होती हैं और फिर पेपर के टाइम पे कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सटीक पढ़िए, अच्छा पढ़िए, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए और अच्छी प्रिपरेशन करिए। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों जो है आप सभी को आपके इस जो है वैकेंसी के लिए, सिलेक्शन के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और इसके लिए बेस्ट ऑफ लक।